दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पेगासस और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी, विपक्षी दलों ने की रणनीति पर चर्चा। यह आपको बता दें कि पेगासस और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों ने आज रणनीति पर चर्चा की है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आगे सरकार को घेरने की रणनीति पर शुक्रवार को चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में कांग्रेस और समान विचार वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के दोनों सदनों के नेता और सांसद मौजूद रहे। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। आपको बता दें कि सभी विपक्षी दलों ने बड़ी रणनीति तैयार की है और मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में बीजेपी, कैबिनेट में भी युवाओं पर भरोसा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बड़े बदलाव के मूड में दिख रही है। पहले येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगा गया, उसके बाद लिंगायत से ही बसवराज बोम्मई को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी यहां पर 5 उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोम्मई आज दिल्ली दौरे पर हैं। यहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है। नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि अपने दिल्ली दौरे के बाद बोम्मई इसे अंतिम रूप देंगे। 2023 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के 5 उप मुख्यमंत्रियों का चयन करने और अपने मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए चेहरों को शामिल करने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 2019 में 5 डिप्टी सीएम की एक जंबो टीम रखने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। आपको बता दें कि कैबिनेट गठन पर चर्चा के लिए एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि डिप्टी सीएम का चयन 5 प्रमुख सामाजिक समूहों एससी, एसटी, वोक्कालिंगा, लिंगायत और ओबीसी से किया जाएगा। उनके अनुसार लिंगायत ब्राह्मणों की पार्टी जल्द ही सभी समुदायों के लिए एक अखिल हिंदू अपील करेगी, क्योंकि वह 2008 से विधानसभा चुनावों में 113 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। और ये बड़ी खबर, जन आशीर्वाद से यूपी में चुनावी चक्रव्यूह भेदने की तैयारी में बीजेपी। 7 केंद्रीय मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुटी है। इसके लिए भाजपा ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का कार्यक्रम तैयार किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए यूपी के 7 नए सांसद इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी 40 नए केंद्रीय मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा है। ये सभी मंत्री हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल परिवर्तन में मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं। यूपी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी 7 मंत्रियों को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता के मुताबिक जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 3 से 4 संसदीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए कहा गया है। इसमें मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को भी कवर करेंगे। इस तरीके से हर मंत्री कम से कम 4 से 5 जिलों तक पहुंचेगा और लोगों से आशीर्वाद मांगेगा। वहीं प्रदेश के अन्य सांसदों को आशीर्वाद यात्रा के दौरान इन सभी मंत्रियों की पूरे तरीके से मदद करने के लिए कहा गया है। सूत्रों का दावा है कि ये आशीर्वाद यात्राएं उन सभी प्रदेशों में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत होंगी जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यह अभियान और भी बड़े पैमाने पर चलेगा, जहां करीब 400 विधानसभाओं तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया है। और ये बड़ी खबर, मीडिया पर फूटा शिल्पा शेट्टी का गुस्सा। 29 के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। यह आपको बता दें कि पॉर्न केस में घिरे कारोबारी राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का मीडिया पर अब गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 पत्रकार और मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि पोर्नोग्राफी केस में झूठी रिपोर्टिंग के जरिए उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि मीडिया को उनके खिलाफ
खिलाफ अपमानजनक सामग्रियों के प्रकाशन से रोका जाए। शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउसेस ने अधिक हिट्स पाने के लिए सनसनीखेज खबरें अपलोड की। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति के खिलाफ चल रहे केस को लेकर शिल्पा शेट्टी के खिलाफ झूठी बातें कही जा रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने हाईकोर्ट से कहा कि इन मीडिया हाउसेस को उनके खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जाए और इन्हें बिना शर्त माफी मांगने को कहा जाए। शिल्पा शेट्टी ने जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल भी शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मीडिया की ओर से उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके निजी जीवन के बारे में झूठी व अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। और बड़ी खबर, भारत को दहलाने की बड़ी साजिश, जम्मू में मंदिरों पर अटैक करने की फिराक में आतंकी संगठन, हाई अलर्ट जारी। ये आपको बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत में बड़ी आतंक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों मसलन जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि जम्मू को मंदिर का शहर कहा जाता है। यहां रघुनाथ मंदिर, बाबे लाली माता सहित सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं और रघुनाथ मंदिर पर पहले भी आतंकी हमला हो चुका है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आतंकवादी संगठन 5 अगस्त और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू में मंदिरों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बता दें कि 5 अगस्त आर्टिकल 370 के खात्मे की दूसरी वर्षगांठ है और आतंकी संगठन इस मौके पर भारत को दहलाने की फिराक में है। और बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी। यह आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में हो रही झमाझम बारिश के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। दिल्ली प्रशासन ने शुक्रवार को राजधानी में यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर तक पहुंच जाने पर हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है, जो अनिश्चित रूप से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के करीब है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली प्रशासन ने शुक्रवार को राजधानी में यमुना का जल स्तर 205.22 मीटर तक पहुंच जाने पर अलर्ट जारी कर दिया है, जो अनिश्चित रूप से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश जारी है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में 13 नावों को तैनात किया है और 21 अन्य को स्टैंड बाय पर रखा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी से अधिक पानी छोड़ने के साथ दिल्ली पुलिस और पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने राजधानी में यमुना के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि इन लोगों को यमुना पुस्ता इलाके में दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। और बड़ी खबर, केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, 2 दिनों के लॉकडाउन का हुआ ऐलान, केंद्रीय टीम करेगी राज्य का दौरा। यहां आपको बता दें कि केरल में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि केरल में बुधवार को कोरोना के 22,056 नए मामलों की पुष्टि हुई थी और 131 मरीजों की मौत हुई थी। राज्य में इस समय 1,49,534 मरीजों का इलाज जारी है और अब तक 31,60,804 मरीज संक्रमण से उबरे हैं और 16,457 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 सदस्यों की एक टीम राज्य में भेजने का फैसला किया है। केरल में कोविड के मामले अब भी बहुत ज्यादा सामने आने के कारण टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल केरल में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वजह से केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों की फीस में की जाएगी 15% की कटौती। ये आपको बता दें कि कोरोना काल में जब से स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हुई है, अभिभावक स्कूल फीस को लेकर बेहद परेशान थे। कुछ माता पिताओं को फीस भरने में दिक्कत हो रही थी तो कुछ स्कूलों ने करीब 15% फीस बढ़ा दी थी। इसका माता पिता लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इन माता पिताओं के लिए एक सुखद खबर आ गई है। महाराष्ट्र सरकार की आज कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में फीस 15% कम दी जाएगी। आपको बता दें कि जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों की फीस दी है और सरकार की तरफ से उन्हें 15% फीस लौटाने का प्रावधान किया जाएगा। हाल ही के दिनों में देखा गया था कि बहुत सारे स्कूलों के बाहर माता पिताओं ने बढ़ी हुई फीस और फीस कटौती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार से फीस के मुद्दे पर लगातार माता पिताओं की तरफ से शिकायत की जा रही थी, जिस पर सरकार ने ध्यान दिया और आज कैबिनेट में स्कूलों में 15% फीस कम करने का फैसला लिया गया।
और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान, पार्टी की बैठकों में मंथन जारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, पार्टी फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बताई गई योजना पर भी विचार विमर्श कर रही है। इसे लेकर पार्टी समिति स्तर की कई मीटिंग कर चुकी है। इन बैठकों में कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव दिए हैं, जिन पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रशांत किशोर खुद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए मांगे युवाओं से सुझाव, कहा लाल किले से गूंजेंगे आपके विचार। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से ही ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पीएम मोदी युवाओं से उनके विचार मांगकर उन्हें ध्यान में रखते हुए लाल किले से अपने भाषण देते हैं। ये उनकी एक पहल है जिसमें वो देश के युवाओं के विचारों को अपने भाषण में जगह देते हैं। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा है कि आपके विचार लाल किले से गूंजेंगे। 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए विचारों और सुझावों का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आपके विचार लाल किले की प्राचीर से गूंजेंगे। 15 अगस्त को पीएम के भाषण के लिए आपके क्या इनपुट हैं, उन्हें @MyGov इंडिया पर साझा करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।